पटना में टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE 4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन से अभ्यर्थियों में कोहराम मच गया, कई अभ्यर्थी घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है TRE 4 के तहत होने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला। नारे लगाते हुए सभी अभ्यर्थी BPSC ऑफिस की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें JP गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लग गए। पीछे पुलिस के जवान लाठियां लेकर दौड़ते नजर आए। जो भी सामने आया उन पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कुछ भागने के चक्कर में गिर गए। पुलिस के जवान लाठियां लेकर उन पर टूट पड़े। लाठियां बरस रही है, ये जैसे बिहार के युवा हैं उनके ऊपर लाठियां बरसती है। इससे पहले पटना के JP गोलंबर चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग को जोर जोर से वो हिलाते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कुछ ने बैरिकेड पलटने की कोशिश की, पुलिस वालों पर बैरिकेड फेंकने की कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोकने में जुटी रही, उन्हें समझाती रही ताकि किसी भी तरह उनका गुस्सा शांत हो। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, बवाल करते रहे, हंगामा बढ़ता रहा। और वहां के हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज हुआ तो वहां अफरा तफरी मच गई। भागते हुए कई लोग सड़क पर गिर गए, कई महिलाएं गिर गई। पुलिस के जवानों ने उन पर भी लाठियां चलाईं। कई अभ्यर्थी घायल हो गए। एक अभ्यर्थी का सिर फट गया, कपड़े खून से सन गए। 2 लोग उन्हें संभालने में जुटे रहे। मार दीजिए, अरे भाई कैसा लगा। सड़क पर हंगामा होता रहा। पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुटी रही। जो भाग निकले वो पुलिस की मार से बच गए, लेकिन जो सामने पड़ गए उन्हें पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी वहां हंगामा होता रहा। लाठीचार्ज की वजह से थोड़ी देर के लिए प्रदर्शनकारी सड़क से हट गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर एकजुट हो गए। अभ्यर्थियों ने फिर से सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठ गए। वहां के हालात फिर बिगड़ गए। पुलिस की कार्रवाई से भड़के अभ्यर्थियों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लिखे पोस्टरों और तख्तियों के जरिए भी अपनी आवाज उठाई। आरोप लगाया कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन उन पर बेवजह लाठीचार्ज किया गया। अभी तक अभी वैकेंसी नहीं आया, क्यों नहीं आया? आज हम लोग को शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो लाठीचार्ज कर दिया गया हमारे ऊपर। कितने लड़कों का सर फट गया है, पैर में कट गया है। ये कब तक तानाशाही चलेगा? अभ्यर्थियों की मांग है टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE 4 के तहत सरकार जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अभ्यर्थियों का आरोप है पिछले 2 साल से उन्हें बरगलाया जा रहा है, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। उनका कहना है उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाने में जुटी है। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है, क्या करेगा? BEd करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेबर बेच के करता है। कितना दिक्कत होता है, ससुराल वाला देते हैं पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो सड़कों पर अभ्यर्थियों के जूते चप्पल बिखरे नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हमारे छात्र नेता दिलीप को भी यहाँ से अरेस्ट किया गया है, उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और TRE 4 का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए। और इसमें जो है PT और मेंस TRE 4 में ये लागू नहीं होना चाहिए। बवाल बढ़ा तो वहां कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। तब जाकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। इधर पटना के IGIMS अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी जमकर हंगामा कर दिया। उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
एक रोज पहले यह प्रदर्शन शुरू हुआ था छात्राओं का, अगले दिन भी जारी रहा। छात्राएं गुस्से में दिखी। IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के मेन गेट पर बैठ गईं। आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक दोनों इस्तीफा नहीं देती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में छात्राएं अस्पताल के बाहर खड़ी होंगी, पोस्टर बैनर लेकर जोर जोर से नारे लगाएं। अस्पताल के मेन गेट के बाहर लाइन से वो बैठ गईं, पूरा गेट ब्लॉक कर दिया, लोगों के आने जाने के लिए जगह तक नहीं छोड़ी। न तो मरीज अस्पताल के अंदर जा पा रहे थे, न ही अस्पताल से बाहर निकल पा रहे थे। छात्राओं के हंगामे की वजह से अस्पताल के सामने वाली सड़क पर भी जाम लग गया, गाड़ियां रेंगती हुई चलती दिखी। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है और देखिए कि मेन गेट को छात्राओं ने जाम कर दिया है। आरोप यह है कि जानबूझकर जो प्राचार्य है, उप प्राचार्य है, वो मेंटली टॉर्चर करती हैं, छात्राओं को फेल कर देती हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं, जानबूझकर परीक्षाओं में फेल कर देती हैं। ये औरत के खिलाफ जो भी जाता है उसमें मोलेस्टेशन का केस लगा देती है। पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स पे मोलेस्टेशन का केस लगाती है। हम लोगों को बोलती है कोठे वाले हो, मुजरे वाले हो। छात्राओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और पढ़ाई का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। क्लास में जाना बंद कर दिया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके मुताबिक वो एक रोज पहले रात 2 बजे तक प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर एक बार भी उनकी बात सुनने तक नहीं आए। मेंटली टॉर्चर करती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। कल रात को 2 बजे तक थे हम लोग, लेकिन डायरेक्टर नहीं आया। क्यों नहीं आया? कौन लेगा हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी? छात्राओं ने आरोप लगाया 10 महीने पहले भी वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की गई थी। निष्पक्ष जांच का उस वक्त भरोसा दिया गया था उन्हें, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। छात्राओं के मुताबिक धरना देने से पहले वो शिकायत लेकर कॉलेज के डायरेक्टर के पास गई थी, लेकिन डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इसीलिए मजबूरी में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो अस्पताल के बाहर बैठी रहेंगी, प्रदर्शन करती रहेंगी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक संदिग्ध नोटों से भरे बैग मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो बैग एक खेत के पास मिले। सड़क किनारे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे 3 बैग रखे थे, तीनों एक जैसे दिख रहे थे, भरे हुए थे। पास में रहने वाले एक किसान की नजर उन बैग पर पड़ी तो वो घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, उन्हें लगा कहीं उन बैग में बम तो नहीं है या फिर कोई और खतरनाक चीज तो नहीं है, क्योंकि बैग 3 ऐसे पड़े हुए थे। उन्होंने बैग को हाथ नहीं लगाया, पुलिस को बुलाया, उसे बताया कि ये बैग मिले हैं यहां। पुलिस पहुंची तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन बैग में नोटों के बंडल मिले। पहला बैग खोला तो वो नोटों से भरा था, दूसरा बैग खोला वो भी नोटों से भरा था, तीसरा बैग खोला उसमें भी नोट ही नोट थे। ऊपर के सारे नोट 500 रुपए के दिख रहे थे। इतने सारे नोट देखकर लोग हैरान रह गए। नोटों को प्लास्टिक की अलग अलग थैलियों में पैक किया हुआ था, टेप चिपकी नजर आई। पुलिस ने आशंका जताई उनमें करीब 3 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन मामला तब और उलझ गया जब पुलिस ने उन नोटों की जांच की। पता चला ऊपर से जो नोट दिख रहे थे सिर्फ वही असली थे, उनके बीच में नकली नोट थे, सादे कागज भी रखे हुए थे। यानी 500 रुपए के नोट सिर्फ दिखाने के लिए थे कि गड्डी पूरी 500 की लगे, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही थी। अंदर ज्यादातर नोट सादे थे या कागज थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चकमा देने के लिए। कई बार गिफ्ट देने के लिए भी इस तरह की बंडल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ऊपर आगे पीछे बस वो नोट होते हैं, बाकी अंदर कागज होते हैं। तो पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर वो बैग वहां रखे किसने और क्यों। रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे 3 बैग पड़े हुए थे, जिसका खेत का किसान जिसका खेत था उसने देखा और उसने सूचना दी पुलिस को। तीनों बैग पुलिस ने कब्जे में ले लिए। उसने आशंका जताई किसी बड़ी साजिश के तहत उन बैगों को वहां रखा गया होगा, ठगी करने के लिए रखा गया था। हालांकि पुलिस ने उस इलाके में घेरेबंदी कर मामले की जांच शुरू कर दी ताकि असली वजह पता चल सके। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक खुले नाले में गिरने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। 2 साल की बच्ची अपने घर से खेलने के लिए निकली थी, लौटकर घर नहीं आई। बच्ची के घर के बाहर गहरा नाला बना था, नाले का ढक्कन खुला हुआ था। बच्ची खेलते हुए नाले के पास चली गई, खेलते हुए उस नाले में गिर गई। काफी देर तक परिवार वालों को नहीं मिली।
परिवार के लोग परेशान हो गए, ढूंढना शुरू कर दिया, कई घंटों तक ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची उनको नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने बच्ची को नाले में तलाशना शुरू किया और बच्ची गहरे नाले के अंदर मिली, कीचड़ के बीच फंसी हुई मिली। बच्ची को लोगों ने नाले से बाहर निकाला, उसकी सांसें थम चुकी थी, तब तक सांसें रुक गई थी। लोग घबरा गए, उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी जान जा चुकी थी। परिवार में चीख पुकार मच गई, लोग रोने लग गए, उसकी मां रोने लग गई। आसपास रहने वाले लोग उन्हें संभालने लगे, समझाने की कोशिश करने लगे। ये बुराड़ी के मुकुंदपुर इलाके में हुआ। लोगों को झकझोर दिया इस घटना ने। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इलाके के विधायक के खिलाफ भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ये नाला लगभग भाई साहब 3.5-4 फीट गहरा है और आए दिन इसमें घटना होती ही रहती है। खुला है, पूरा खुला है सर। हमारे घरों के सामने एक दरिया बना दिया गया कि इसमें निकलो, डूबो और मरो आप लोग। लोगों को कहना है कुछ दिन पहले उस नाले की सफाई हुई थी। आरोप है इससे पहले भी नाले में कई बच्चे गिर चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाले को ढकने का काम नहीं किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्ची की मौत पर दुख जताया। उनके निर्देश पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की गई। उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी बारिशें आई नहीं कि खुले नाले में फिर एक बच्ची की मौत हुई। सड़क किनारे फिर नाले खुले पड़े। लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन पहले सफाई की गई थी। दिल्ली में जो ये हुआ, बुराड़ी में सफाई की गई थी नाले की, और ढक्कन तो पहले भी नहीं था, ढक्कन लगाते ही नहीं उसमें, और नाला खुला पड़ा है। कई लोग उसमें गिर चुके हैं। लोग पहले आरोप लगा रहे थे। इस बार बच्ची की मौत हो गई। एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों का क्या होगा? किसी बच्ची की मौत हो गई, क्या सजा दी जाएगी? या फिर किसी ठेकेदार के सर मर देंगे? कोई अधिकारी भी कोई सीरियस सजा भुगतेगा? नाला खुला छोड़ देना तो मामूली घटना लगती है इन अधिकारियों को, क्योंकि इनके घरों में मौत थोड़ी हो रही है। इनके लिए मामूली इसलिए होती है ये घटनाएं क्योंकि इनको मामूली सजा भी नहीं होती। मामूली सजा भी नहीं होती। इन्हें लोगों का प्रशासन इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों का प्रशासन, इन्हीं लोगों के बनाए नियम। जांचें होती रहती हैं, इन जैसे अधिकारी जांच करते रहते हैं। इन जैसे अधिकारियों की कोई लापरवाही थी या नहीं, ये इन जैसे अधिकारी ही बताते रहते हैं। तो सब मामूली ही तो है। नाला मामूली मुद्दा, नाले की सफाई मामूली मुद्दा, सफाई के बाद ढक्कन न लगाना मामूली मुद्दा, बच्ची की जान चली जाना मामूली मुद्दा, मौत हुई है। याद है इसी दिल्ली में जब एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, मौतें हो गई थी, तो वहां से एक गाड़ी निकली थी, उसके ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस लगा दिया था, यह कहते हुए कि वो गाड़ी ऐसे लेकर गया कि पानी में लहर उठी और बेसमेंट भर गई और लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। पब्लिक पर तो लगा दो हत्या का केस, और खुद जो नाले खुले छोड़ दो, तो जिस अधिकारी का वो इलाका है उस पर हत्या का केस क्यों नहीं? फिर हां, उसका इरादा वो नहीं था, तो गैर इरादतन हत्या ही तो कह रहे हैं। पब्लिक पर वही तो लगाते हो ना, गैर इरादतन हत्या का केस। अधिकारियों पर लगाओ ना एक बार। सारे ढक्कन खुद जाकर बंद करते फिरेंगे ये। सौभाग्य की एक बात। उधर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हवाई सर्वे के लिए पहुंचे। उन्होंने आसमान के रास्ते हेलीकॉप्टर से टूटे हुए पुल का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। 25 साल पहले बना था पुल, विक्रमशिला सेतु, बरारी पुल के नाम से भी जाना जाता है। उसके अचानक टूटने से आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जो लोग रोजाना उस पुल का इस्तेमाल करते थे, उनकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि पुल टूटने के बाद लोगों को नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ गया। गंगा नदी पर बनाया भागलपुर में विक्रमशिला सेतु, जो हिस्सा टूटा वो बिल्कुल बीच में दिखाई दिया। 2 पिलर के बीच का हिस्सा ही गायब हो गया। 20 से 25 फीट सड़क टूटकर पानी में समा गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि पुल के ढहने से पहले ही प्रशासन को पिलर के धंसने की जानकारी मिल गई थी। धीरे धीरे धंस रहा था, इसलिए प्रशासन ने वक्त रहते वहां गाड़ियों का आना जाना तो बंद करवा दिया था। तो रात 12:30 बजे के आसपास पुल का वो हिस्सा भरभरा कर ढह गया। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना है, करीब 5 किलोमीटर लंबा है।
2001 में लोगों के लिए खोला गया था। भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है, पूर्णिया से जोड़ता है, कटिहार से भी जोड़ता है। इस पुल पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। इसलिए जैसे ही विक्रमशिला सेतु का वो हिस्सा टूटा, लोगों पर आफत टूट पड़ी। कुछ लोगों की तो रोजी रोटी पर मुसीबत आ गई, क्योंकि वो काम के सिलसिले में अक्सर इसी पुल को पार करके दूसरे किनारे पर जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे, नौकरी करने के लिए जाते थे, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते थे। बहुत परेशानी है, जीने का अब इच्छा नहीं हो रहा है सर, रोजी रोटी पर आफत हो गया है। पुल पर आना जाना ही बंद हो गया, तो नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लिया गया। प्रशासन की तरफ से भी नावें चलाई गई, लेकिन नदी पार करने के लिए लोगों की जो भीड़ दिखी, उसके लिए वो नावें काफी नहीं दिख रही थी। तो नाव में इतना आदमी बैठता है, डर सा लगा हुआ है कि कब जो है नाव पलटी नहीं हो जाए। लोग कह रहे हैं पुल का जो हिस्सा गिरा, उसके आसपास के पिलर पहले ही हिल रहे थे और इसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की थी, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम पहले बोल दिए थे प्रशासन को पुल के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जबकि आप लोग दिखाए 2 महीना पहले कि पुल डैमेज है, लेकिन फिर भी कोई प्रक्रिया नहीं हुआ सर। विक्रमशिला सेतु, इसका एक वीडियो भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, बताया जा रहा है इसी पुल का है। कुछ दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। उसे एक ट्रक ड्राइवर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। ट्रक ड्राइवर ने पुल की हालत को दिखाते हुए आशंका जताई थी कि वो किसी भी वक्त ढह सकता है। पुल भाई खत्म हो गया, देख लीजिए वहाँ ऊपर नीचे कितना हो गया है, देख रहे हैं। ये पहले भाई बरोबर था और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो गया है, देख रहे हैं। ये भाई साहब इस जगह पे पाया धस गया है, अब बरारी पुल गिर जाएगा। और आप लोग भाई ध्यान से चलो इस पुल पे। अब ये वीडियो हादसे से कितने दिन पहले का है ये तो नहीं पता चला, लेकिन ये वीडियो देखकर लोगों ने कहा कि देखो ट्रक ड्राइवर ने तो पहले ही बताया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मांग की कि पुल ढहने की इस घटना की जांच होनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से पुल गिरने की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को एक गलत दृष्टि में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। विक्रमशिला सेतु का वो हिस्सा गिरने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि टूटे हुए पुल की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि पुल टूटने से परेशान लोगों को तो राहत मिले। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में फिर पुल गिर गया, विक्रमशिला सेतु का हिस्सा गिर गया। लोग कह रहे हैं कई दिन से शिकायत कर रहे थे कि गिरने वाला है, ऐसा दिख रहा था। सोशल मीडिया पर एक ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाकर भी डाल दिया, तो सबको पता चल रहा था, सबको पता चल रहा था, अधिकारियों को नहीं पता चल रहा था। अंग्रेजों के जमाने के पुल खड़े हुए हैं, ये 10-20 साल पुराने पुल गिरकर जल समाधि ले लेते हैं, तो कोई तो अधिकारी होगा ना जिसने पास किया होगा पुल को, कोई तो अधिकारी होगा ना जिसका काम होता होगा देखना कि पुल की हालत क्या है, कहां मरम्मत करनी है, कब करनी है, कहां है वो और कौन है वो। फोटो टांग दो ना, पुल पर इन लोगों की फोटो टांग दो कि इनको इसी बात की तनख्वाह दे रहे हैं पब्लिक के पैसे से कि ये लोग देखें कि पुल ठीक रहे। पता तो चले पब्लिक को कि कौन है जो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई वजह है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो आकर बताएं। फिर हर बार कहते थे कि जांच की जाएगी, क्या जांचें हुई अभी तक? इतने जो पुल गिर गए, क्या हुआ जांचों का? जांच पुल के गिरने की क्या करते हो? जांच तो पुलों की कर लिया करो ना, जब वो खड़े हैं तब जांच कर लो ना कि कोई दरार तो नहीं आ रही, कोई पिलर तो नहीं धस रहा। सोशल मीडिया पर पब्लिक वीडियो डाल रही है तब भी आपको पता नहीं चल रहा। अभी किसी नेता के खिलाफ कुछ लिख दो सोशल मीडिया पर, घर पर पहुंच जाते हो पता करने की किसने लिखा है, वो तो आपको एकदम पता चल जाता है। पुल कमजोर हो रहे हैं वो बताओ सोशल मीडिया पर, तो आपको पता नहीं चलता। और नेता लोग क्या कह रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए क्योंकि बिहार की गलत छवि जा रही है इससे। चिराग पासवान कह रहे हैं गलत छवि जा रही है। गलत कैसे? ये गलत कैसे? ये हकीकत नहीं है। गलत छवि कैसे है? जो हकीकत है वही जा रही है। छवि सही करने से पुल ठीक नहीं होंगे, पुल ठीक होने से छवि ठीक अपने आप हो जाएगी। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस कह रही है कि उसको जानकारी मिली कि वो दोनों सफेद रंग की एक गाड़ी से भाग रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में ड्रग्स और विदेशी हथियार होने की जानकारी मिली। पुलिस ने फिर नाकेबंदी कर दी।
ट्रैक्टरों के जरिए पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उन बदमाशों ने नाकेबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश की। नाकेबंदी वाली जगह पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में वहां आई। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। वो नाकेबंदी तोड़कर भागना चाहते थे ऐसा लगा, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैक्टरों से टकराकर रुक गई। गाड़ी में बैठे लोग तुरंत बाहर निकले और सड़क किनारे मौजूद खेतों की तरफ भाग गए। पुलिस भी उनके पीछे पीछे खेतों में चली गई और वहां अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और आखिरकार उन दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस कह रही है दोनों पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले हैं। उनके पास 2 विदेशी हथियार मिले हैं। पुलिस दावा कर रही है 7 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन और 1 किलो अफीम मिली। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस को शक है ये हथियार और ड्रग्स सीमा पार से आए थे, इसीलिए पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उधर हावड़ा में बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों पर बम से हमला किया गया, गोलियां चलाई गईं, पथराव किया गया। उन्होंने दावा किया ये हमले टीएमसी नेता अरूप रॉय के इशारे पर किए गए। अरूप रॉय ने हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और ममता बनर्जी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता के आरोपों पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया। टीएमसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा की आग हावड़ा में भी नजर आई। वहां शिवपुर थाना क्षेत्र में बम धमाके हुए। एक संकरी गली में हमला हुआ। एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पूरा इलाका थर्रा गया, हर तरफ धुआं फैल गया, लोग दहशत में आ गए। लोगों ने यह खौफनाक मंजर देखा, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन वो हमले वाली जगह से थोड़ी दूर थे, इसलिए बम फोड़ने वाले लोग तस्वीरों में साफ साफ दिखाई नहीं दिए। हमला किसने किया यह पता नहीं चल पाया उन वीडियो में। लेकिन जैसे ही धमाके शुरू हुए वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। डर के मारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनों की तलाश शुरू कर दी कि वहां कहीं वो हमले का शिकार ना हो गए। रुको ना सर, इनका अब्बू कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? काफी देर तक ये धमाकों की आवाजें आती रहीं। पूरे इलाके में लोगों की सांसें अटकी रहीं। वो घरों से बाहर तक नहीं निकले। फौरन पुलिस को फोन मिला दिया कुछ लोगों ने। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। हमले के बाद की तस्वीरों में वहां सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया। गलियों में टूटी हुई ईंटें बिखरी नजर आईं, पत्थर बिखरे नजर आए। मनोज खान नाम के एक बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यह हमला शमीम अहमद और उसके लोगों ने किया। शमीम अहमद नाम के व्यक्ति ने किया। उन्होंने दावा किया शमीम अहमद टीएमसी नेता अरूप रॉय के करीबी हैं। तो बोला मुस्लिमों के लोग बीजेपी करता है, कहाँ है मनोज खान, कहाँ है सिकंदर खान, बोलकर चला गया। अभी हमारे लड़के लोग के ऊपर अचानक बमबाजी शुरू कर दिया। 7-8 बम चलाया है, ऊपर से गोली भी चलाया है। मनोज खान ने बताया इस हमले में उनके कई साथी घायल हो गए। वो अपने समर्थकों के साथ शिवपुर थाने पहुंचे। आरोपी शमीम अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरूप राय मंत्री के छत्र छाया में ये फलता है, किसी से डरता नहीं है। ये जिसको चाहता है उसको मारता है, जिसके घर चाहता है लूटता है, कहीं भी किसी से नहीं डरता है। ये आरोप मनोज खान ने लगाए। टीएमसी ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। अरूप रॉय का कोई बयान नहीं आया। लेकिन बम धमाके हुए, गोलीबारी हुई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात कर दी गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर को ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का वो दफ्तर सरकारी जमीन पर बनाया गया था, अवैध तरीके से बनाया गया था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अधिकारियों ने दफ्तर को हटाने के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस पर 2 दिन का वक्त दिया गया था। 2 दिन की मोहलत दी गई थी और 2 दिन की मोहलत पूरी होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी। चंदौली के मुगल सराय इलाके में मौजूद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ने दफ्तर की 3 मंजिला इमारत को ढहा दिया। इमारत की छत को तोड़ता नजर आया, दीवारों को तोड़ता नजर आया। कुछ ही मिनटों में 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया।
पुलिस के जवानों ने वहां एक सुरक्षा घेरा बनाया, सड़क के किनारे एक लंबी कतार बनाकर खड़े हो गए। पुलिस के जवानों के साथ वहां प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद दिखे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों की पहचान की गई। अवैध निर्माण कराने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया। इसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के साथ कई दुकानें भी हटाई गईं, कई मकानों को हटाया गया। 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ढहाया गया। सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नदी में डूब रहे 4 व्यक्तियों को गोताखोरों ने बचाया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि चारों लोग अस्थि विसर्जन करने घाट पर गए थे। विसर्जन के बाद गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन इसी दौरान वो गहराई में चले गए और डूबने लगे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर घाट पर मौजूद गोताखोर भी उसी तरफ दौड़ पड़े। बिना वक्त गवाए उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। गंगा में डूब रहे चारों लोगों को बचाने की कोशिश की। और तना है कदक गोताखोरों ने 2 लोगों को पानी से निकाला, तीसरे को भी समय रहते बचा लिया, लेकिन चौथे व्यक्ति का पता नहीं चल रहा था कि वो कहां चले गए। फिर एक बार फिर गोताखोरों ने डुबकी लगाई, पानी में उन्हें तलाशा। इसी दौरान एक लड़के की नजर थोड़ी दूरी पर डूब रहे चौथे व्यक्ति पर पड़ गई। फिर सभी उसी तरफ दौड़ पड़े। गोताखोर भी उधर तेजी से तैरते हुए पहुंच गए। नावों के बीच से गोताखोरों की टीम बिजली की रफ्तार से उस व्यक्ति तक पहुंची और उन्हें भी बचा लिया। पकड़ ले पुलिस और घाट प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। अधिकारियों ने गहरे पानी में जाने से बचने और स्नान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। महाराष्ट्र में नासिक के टीसीएस धर्मांतरण केस की मुख्य आरोपी निदा खान को छिपाने के आरोप में मतीन मजीद पटेल नाम के पार्षद पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। निदा खान पर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, उन पर इस मामले में मुख्य आरोपियों की मदद करने का भी आरोप है। पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया। वो वहां पार्षद मतीन मजीद के घर में रह रही थी। पहचान छिपाकर सबकी नजरों से बच के, पुलिस कह रही। लेकिन करीब 25 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने निदा खान का पता लगा लिया और सुराग मिलते ही एक टीम को नासिक से भेजा गया। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस को साथ लेकर नासिक पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा जहां निदा खान के छिपे होने की सूचना मिली थी। मतीन मजीद के उस मकान से पुलिस को 25 दिन से फरार चल रही निदा खान मिल गई। निदा खान को पिछले 1 महीने से नासिक पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी कि एसआईटी तलाश कर रही थी। बार बार वो चकमा देकर फरार हुई थी, लेकिन फाइनली निदा खान को कल देर रात नासिक पुलिस ने संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया, फिर निदा खान को अपने साथ लेकर रात में ही नासिक पहुंच गई। उन्हें नासिक रोड पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके खिलाफ पहला केस इसी थाने में दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में तकरीबन नासिक शहर और नासिक के आसपास के इलाकों में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। निदा खान जो है वो 8वीं आरोपी है और निदा खान पे ही जो महिलाओं को धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी वो आरोप निदा खान के ऊपर लगे थे। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 11 मई तक पुलिस हिरासत में उन्हें रखने का आदेश सुनाया। इस मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपियों को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इससे पहले निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का भी सहारा लिया था। याचिका दायर की थी, गर्भवती होने का हवाला दिया था, अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत देने से भी मना कर दिया था। मामले ने तूल पकड़ा तो नासिक पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी थी। एसआईटी ने कुल 9 एफआईआर दर्ज की। इनमें महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न से लेकर जबरन धर्मांतरण के मामले शामिल किए गए। एसआईटी ने 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। निदा खान के तौर पर 8वीं गिरफ्तारी हुई।
पूरे मामले में पहली एफआईआर 26 मार्च को टीसीएस की एक महिला कर्मचारी ने महाराष्ट्र के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। इसके बाद 8 और महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बयानों और शिकायत के बाद सनसनी मच गई थी। जो एफआईआर दर्ज की थी उसके मुताबिक टीसीएस में काम करने वाली 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उन पर अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था। कभी नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया, कभी नॉनवेज खाने का दबाव बनाया गया। ये आरोप उन्होंने लगाए। कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए गए थे। तो पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला कर्मचारियों ने बताया कि ऑफिस के अंदर और बाहर उनसे छेड़छाड़ की गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, इशारे किए गए। एक मामले में तो ऑफिस में ही महिला को जबरन पकड़ने की कोशिश की गई, यह भी आरोप था। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। 25 दिन बाद निदा खान गिरफ्तार की गई। टीसीएस नासिक की कर्मचारी थी, वो भी उसकी बीपीओ यूनिट में काम करती थी। उन्हें धर्मांतरण के मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आरोपों में। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो फरार हो गई थी और नासिक के नरेगांव इलाके में जाकर छिप गई थी। पुलिस ने उन्हें पनाह देने के आरोप में पार्षद मतीन मजीद पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। इस परिसर के जो लोकल कॉरपोरेटर है, इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया, ऐसे निष्पन्न हुआ है। और नरेगांव के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल, इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। कंपनी टीसीएस ने पहले ही बयान जारी कर दिया था कि वो किसी भी तरह के हैरेसमेंट और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की जो मौत हुई थी, जिसमें तरबूज का मामला सामने आया था, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट में चौंका देने वाली जानकारी मिली। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया कि 4 लोगों की मौत तरबूज खाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि या तरबूज में कोई गलती नहीं थी, बल्कि तरबूज में जहर मिला हुआ था, उससे मौत हुई थी। रिपोर्ट में पता चला 4 लोगों के पेट में जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल मिला। ये बेहद घातक जहर होता है जो चूहे मारने वाली दवाओं में होता है। 26 अप्रैल की रात एक परिवार के 4 सदस्यों ने पहले बिरयानी खाई, बाद में रात के करीब 1 बजे तरबूज खाया, लेकिन सुबह होते होते सभी की तबीयत बिगड़ गई थी। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक एक करके कुछ ही घंटों में सभी की मौत हो गई और पूरे देश में सनसनी मच गई थी। तरबूज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि मौत से कुछ घंटे पहले उस परिवार ने तरबूज खाया था, इसलिए मौत के बाद शक की सुई तरबूज पर टिक गई थी। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया, मौत की वजहों का पता लगाने के लिए एफएसएल ने 54 टेस्ट किए। तरबूज के सैंपल, सभी मृतकों के शरीर से मिले सैंपलों की जांच की गई। 4 के शरीर में जिंक फॉस्फाइड नाम के केमिकल के अंश मिले। इसे रैट पॉइजन यानी चूहे मारने वाला जहर भी कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल चूहों को मारने में होता है। यह केमिकल गहरे भूरे या काले रंग का होता है, लहसुन जैसी इसकी गंध होती है और यही गंध चूहों को आकर्षित करती है, लहसुन जैसी गंध जो होती है। तो डॉक्टरों ने बताया कि अगर कोई इंसान इसे गलती से खा ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। इस जहरीले केमिकल से मौत की पुष्टि हुई तो तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग की थ्योरी पीछे छूट गई, जबकि पहले मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इसी की आशंका जताई थी। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी साफ हो गया कि एक ही परिवार के जो 4 लोगों की जो मौत हुई वो जहर से हुई थी, तरबूज से नहीं हुई थी। अब इस बात का पुलिस पता लगा रही कि जो तरबूज उस परिवार ने उस दिन खाया, उसके अंदर ये चूहे मारने वाला जहर पहुंचा कैसे। पुलिस सूत्रों ने बताया, जांच के दौरान जब घर की तलाशी ली गई थी तो वहां चूहे मारने की दवा के 2 पैकेट और एक स्प्रे बरामद किया गया था। एक पैकेट सीलबंद मिला था, जबकि स्प्रे खुला हुआ था, उसको इस्तेमाल किया था। आसपास के लोगों ने बताया कि जिस मुगल बिल्डिंग में वो परिवार रहता था वहां चूहों का काफी आतंक था। एफएसएल रिपोर्ट के बाद पुलिस इस मामले की हत्या, हादसा और आत्महत्या के एंगल से जांच करने में जुट गई। उधर उत्तराखंड के चंपावत में 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग ने खुद ही पूरे मामले को फिर फर्जी बता दिया।
कि गैंगरेप हुआ ही नहीं था, झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी 3 लोगों को फंसाने के लिए, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए। नाबालिग ने कोर्ट के सामने यह कहानी बताई। पुलिस के मुताबिक जांच में यह निकला कि एक व्यक्ति ने किसी पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए साजिश रची थी, लड़की को बहला फुसलाकर उसे मोहरा बनाया था, उसके परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया। नाबालिग ने कुछ रोज पहले 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर भी आरोप लगाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर थी, लेकिन मामले के तूल पकड़ लेने के बाद पीड़ित ने आरोप को ही झूठा बता दिया कोर्ट के सामने कि उसे पैसों का लालच दिया गया था झूठा केस कराने के लिए, कुछ लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए। उसने एक व्यक्ति का नाम लिया और उसे साजिश का मास्टरमाइंड बताया। जिनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और इन्हें स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया। और ये अब पुलिस कह रही है जिसने साजिश रची थी वो आरोपियों से पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। उसने देखा कि नाबालिग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो उसकी साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके कहने पर ही नाबालिग के पिता ने 3 लोगों पर झूठा केस दर्ज करवाया था। अपने एक पूर्व के प्रकरण में द्वेष भावना रखते हुए पूरे षड्यंत्र को रचा, जिसमें पीड़िता की कंडीशन को देखते हुए उसको बहला फुसलाकर झूठा प्रलोभन देकर के इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित किया। इस केस में पुलिस ने आरोपियों पर पॉक्सो की धारा लगाई थी क्योंकि पीड़ित नाबालिग थी। एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में शुरू से ही दावे गलत निकल रहे थे, ऐसा पुलिस कह रही है। पीड़ित के फोन की कॉल डिटेल से पंकज रावत नाम के व्यक्ति का पता चला। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उस दिन नाबालिग और उसके बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसी से पुलिस का शक गहराया। पुलिस कह रही है इसी से शक गहराया। इसके बाद उसने नाबालिग से पूछताछ की, तब उसने सच्चाई बताई। उसके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की कि वो अपने आरोपों के लिए माफी मांगे। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने बताया कि यूएई के फुजैरा पोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें ईरान ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने कह दिया कि सीज फायर के दौरान यह हमला उसने नहीं किया। फुजैरा पोर्ट पर तेल के भंडार को निशाना बनाकर हमला किया गया था। खबर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी क्योंकि इस भयानक हमले के बाद तनाव बढ़ गया। युद्ध विराम के बीच माहौल फिर गर्मा गया क्योंकि यूएई ने दावा किया कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया और पूरी प्लानिंग के तहत उसके तेल भंडार को निशाना बनाया गया। हमला होते ही वहां आग लग गई, ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गईं, काले धुएं का बवंडर सा उठना शुरू हो गया। सब कुछ इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर से उसे देखा जा सकता था। तेल भंडार में आग लगी, लपटें ऐसी उठी लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। यूएई ने कहा कि ईरान ने फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाकर न सिर्फ ड्रोन दागे बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें भी दागी। यूएई ने तो यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन को रोक दिया, हवा में इंटरसेप्ट भी कर लिया, हवा में ही उनको मार गिराया। लेकिन कुछ ड्रोन उसके पोर्ट तक पहुंच गए और तेल भंडार पर आग लग गई। धीरे धीरे फिर बड़े इलाके में आग फैल गई। यूएई इस हमले से आग बबूला हो गया, लेकिन ईरान की आईआरजीसी सेना ने साफ किया कि हमला उसने नहीं किया। उसने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। आईआरजीसी के एक अधिकारी के हवाले से ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान का तेल ठिकानों पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की, इसी के बाद हालात बिगड़े, यह कहा गया ईरान के उस अधिकारी की तरफ से। यूएई का फुजैरा उसके पूर्वी छोर पर मौजूद है, ओमान की खाड़ी की तरफ है ये, यानी हॉर्मुज गलियारा पार करने के बाद यूएई का हिस्सा है। यानी ये वो हिस्सा है जो फारस की खाड़ी में नहीं है, ओमान की खाड़ी के किनारे पर है। फुजैरा को छोड़कर यूएई के बाकी सारे बड़े बंदरगाह फारस की खाड़ी में है, यानी वहां से अगर आना होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना होता है। लेकिन फुजैरा पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद है और फुजैरा पोर्ट के पास ही उसके बड़े बड़े तेल के भंडार हैं। जंग के दौरान यही तेल भंडार ईरान के निशाने पर रहे हैं। जंग की शुरुआत में भी वहां हमले हुए थे, मिसाइलें गिराई गई थी, ड्रोन गिराए गए थे, रॉकेट दागे गए थे। लेकिन इस बार हमला उस वक्त हुआ है जब सीज फायर चल रहा है,
युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। दोनों पक्ष हथियार रखकर बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, ईरान और अमेरिका। फुजैरा में तेल भंडार पर जो हमला हुआ उसको लेकर भारत ने भी विरोध जताया, क्योंकि इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। हमले के वक्त वो फुजैरा पोर्ट पर ही मौजूद थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां पर। भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की। आम लोगों और जरूरी सुविधाओं को निशाना नहीं बनाने की अपील की। भारत सरकार ने बातचीत को हालात संभालने का सही रास्ता बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि आम लोगों और जरूरी सुविधाओं को निशाना बनाना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकालने का समर्थन करता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी यूएई पर इस हमले की निंदा की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फुजैरा पोर्ट पर हुए हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर पर भी खतरे के बादल मंडराते दिखे। हमले के बाद सीज फायर को लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन ईरान को चेतावनी दे दी। CNN, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बताया कि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सीज फायर खत्म हो गया, क्या हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा वो ये नहीं बता सकते। यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं, कुछ भी साफ नहीं। लेकिन CNN की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और इजरायल एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गए। इस बार ईरान के ऊर्जा ठिकानों और सेना के बड़े अफसरों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया इस बार लंबी जंग नहीं बल्कि कम समय में दबाव बनाकर ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जाए, ऐसी प्लानिंग है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू तो लगातार इसे लेकर बैठकें करने में जुटे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों और मिलिट्री अफसरों को ईरान पर बयानबाजी करने से भी रोक दिया है। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने वहां हमले तेज कर दिए, ईरान ने वहां हमले तेज कर दिए। दोनों ने एक दूसरे के सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे के आसपास फंसे सैकड़ों जहाजों को निकालने के लिए कुछ रोज पहले एक ऑपरेशन शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम, लेकिन ईरान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई माना। उसने समंदर में अमेरिकी नौसेना के जो जहाज तैनात हैं उन पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने भी उसकी सेना की नावों को नष्ट करने का दावा किया। तो कब्जे की लड़ाई चल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस कब्जे की लड़ाई में एक नया नक्शा जारी कर दिया और इससे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिका की नौसेना ने हमले के कुछ वीडियो भी जारी कर दिए। दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन से कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। रिपोर्ट कहती है अमेरिका की नौसेना ने ईरान की सेना की 6 से ज्यादा नावों को नष्ट कर दिया। वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी। वहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों को रोक रही थी, अपने नियम जबरदस्ती लागू करवा रही थी। लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए और उन सबको समंदर में डुबो दिया। अमेरिका वहां दूसरे देशों के जहाजों को निकालने के लिए सैन्य मदद दे रहा है, वो कह रहा है। ईरान के हमलों को नाकाम करने में जुटा ताकि फारस की खाड़ी में जो सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं वो हॉर्मुज गलियारे को पार करके ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित पहुंच सके, उन पर ईरान हमला न कर सके, परेशान न कर सके। इसी मकसद से ट्रंप ने कुछ रोज पहले ये नया ऑपरेशन शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि इस रास्ते में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उन्हें अरब सागर तक पहुंचाया जाए ताकि दुनिया में तेल का संकट दूर हो सके, गैस का संकट दूर हो सके, दूसरी चीजों का संकट दूर हो सके। अमेरिका ने दावा किया उसने 2 जहाजों को अपनी सुरक्षा में पार भी करवाया। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका दूसरे देशों के जहाजों को तो निकाल रहा है, लेकिन ईरान के जहाजों को वहां घेर कर बैठा है, नाकेबंदी करके बैठा है। ईरान का एक भी जहाज नहीं निकलने दे रहा।
उसका प्लान है ईरान जब तेल की सप्लाई नहीं कर सकेगा तो उसकी आमदनी खत्म होती चली जाएगी और मजबूर हो जाएगा अमेरिका से बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए, ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके नजदीक 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। वहां पर कई युद्धपोत उसके अरब सागर में पहले से हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन पहले से है, उस पर विमान है। उन विमानों के जरिए ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की जा रही है। अगर ईरान की आईआरजीसी सेना किसी जहाज को रोक रही है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नौसेना ने ईरान की सेना की नावों को बर्बाद कर दिया और उसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि ईरान अब इन नावों के सहारे ही बचा हुआ है। उसके बड़े बड़े जहाजों को अमेरिका की सेना पहले ही तबाह कर चुकी है। अमेरिका ने यह दावा किया तो ईरान ने इसके बाद हमले का एक वीडियो जारी कर दिया। उसने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर उसने मिसाइलें दाग दी और हमले से उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन अमेरिका की सेना ने उसके दावों को पूरी तरह गलत बताया। बाद में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर उसने अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ईरान की आईआरजीसी सेना ने पूरी दुनिया को एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो के जरिए उसने दावा किया कि हॉर्मुज गलियारे के नजदीक उसने अमेरिका के एक युद्धपोत पर अपनी मिसाइलें बरसा दी। ईरान की आईआरजीसी सेना ने कहा अमेरिका का युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे वहीं रुकने की चेतावनी दी गई लेकिन वो नहीं माना, आगे बढ़ने की जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद ईरान ने उस पर मिसाइलों से हमला कर दिया और हमले से युद्धपोत को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया। उसकी नौसेना के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसके किसी भी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ। ये ईरान के मनगढ़ंत दावे हैं और झूठी रिपोर्ट फैला रहा है ईरान। हॉर्मुज गलियारे के नजदीक उसके सभी युद्धपोत सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी, दो टूक कहा कि अगर ईरान ने ऐसी गलती की तो उसे भयंकर खमियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी जहाज पर हमला करने की कोशिश की, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, फिर ईरान को कोई नहीं बचा पाएगा। उधर अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने एक रिपोर्ट दी कि ईरान और अमेरिका के बीच एक 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। युद्ध के खात्मे के लिए चर्चा हो रही है और अगले 48 घंटे बेहद अहम है। रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और ईरान समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पश्चिम एशिया से खतरे के बादल छट सकते हैं, लड़ाई का अंत हो सकता है। बीते 24 घंटों में अमेरिका ने भी इस बात के कई संकेत दिए। पहले तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू किए गए अपने नए ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, उस पर रोक लगा दी। फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है। यानी जो युद्ध शुरू हुआ था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया है। इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 40 दिन तक ईरान की धरती पर हवाई हमले किए थे। इजरायल ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका का साथ दिया था। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद में पूरी तरह सफल रहा और अमेरिका ने जो लक्ष्य तय किए थे वो पूरे हो चुके हैं। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी इसी बात के संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि ईरान के साथ समझौता करने को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान समेत कई मध्यस्थ देश मदद कर रहे हैं, उन्होंने लिखा। इसलिए ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर भी रोक लगाने का ऐलान कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चलाया जा रहा था। अमेरिका की सेना वहां से आने जाने वाले जहाजों को सुरक्षा दे रही थी प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर। ईरान के हमलों से बचाने में जुटी थी। यह ऑपरेशन अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम। लेकिन समझौते की उम्मीद नजर आई तो उसने इस पर रोक लगा दी।
अब आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो जंग को, टकराव को बढ़ा रहा है, और ऐसा होता दिख रहा था क्योंकि एक रोज पहले हॉर्मुज गलियारे में अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अमेरिका ने ईरान की कई नावों को बर्बाद करने का दावा किया था, तो ईरान ने भी पलटवार की हुंकार भरी थी। इसी के बाद कहा जाने लगा कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम बातचीत की संभावनाओं को पटरी से उतार सकता है। तो माना यह जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप ने कुछ वक्त के लिए इस ऑपरेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि हॉर्मुज गलियारे के बाहर अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो जारी है और जारी रहेगी। अभी वहां से हटने वाली नहीं है अमेरिका की सेना। इस सब के बीच इस एक्सियोस वेबसाइट की रिपोर्ट आई कि अमेरिका और ईरान में 14 पॉइंट के एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जो ये 14 पॉइंट है, उनकी अहम बातें ये बताई कि अगले 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा, ईरान को वहां से सेना हटानी होगी, तो अमेरिका को भी नाकेबंदी खत्म करनी होगी, यानी दोनों हट जाएंगे। ईरान को वादा करना होगा वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम की एनरिचमेंट, उसके संवर्धन भी उसे 12 से 15 साल के लिए बंद करना होगा। अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाएगा, स्टेज बाय स्टेज, और ईरान का जो पैसा दूसरे देशों में फ्रीज किया गया है उसे ईरान को वापस किया जाएगा। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका को उम्मीद है अगले 48 घंटे के अंदर ईरान इस प्रस्ताव की कई शर्तों पर सहमति जता सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शांति का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनका देश अमेरिका की जबरन थोपी गई शर्तों के लिए हरगिज तैयार नहीं होने वाला। उन्होंने कह दिया अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है। वो चाहता है ईरान उसकी एक तरफा मांगों को मान ले, लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दे दी कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर देगा, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसी बमबारी कर देगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पर एक रिपोर्ट दी अमेरिका की मैगजीन न्यू लाइन्स मैगजीन। न्यू लाइन्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट दी कि यूएई अपने देश में मौजूद पाकिस्तान के हजारों नागरिकों को वापस भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भेजने में जुटा है। रिपोर्ट कह रही है बीते कुछ दिनों में करीब 15,000 लोगों को तो पाकिस्तान लौटाया जा चुका है यूएई से, जो वहां काम कर रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान भेजा गया, रिपोर्ट कह रही है उनमें ज्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं। यूएई में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। वहां के मूल निवासियों में करीब 90% लोग सुन्नी मुसलमान हैं। हालांकि यूएई ने पाकिस्तान के नागरिकों को डिपोर्ट करना शुरू किया है, क्यों किया है ये वो नहीं कह रहा है। वो यूएई की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये अमेरिका की मैगजीन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सरकार भी इस पर चुप्पी साध कर बैठी है, लेकिन इसकी कई वजह हो सकती हैं। पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों में लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, ये दिख रहा है। पाकिस्तान की ईरान के साथ बढ़ती करीबी भी इसकी वजह हो सकती है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिख रहा है, और यूएई और सऊदी अरब के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, ये भी हो सकता है। और ईरान में ज्यादातर लोग शिया समुदाय के हैं। ईरान शिया मुसलमानों का लीडर माना जाता है दुनिया में। करीब 95% ईरान के लोग शिया हैं। अमेरिका और इजराइल से जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान ने यूएई पर भी भीषण हमले किए। पश्चिम एशिया के कई देशों पर बमबारी की कि वहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, इराक पर हमला बोला, कुवैत पर हमला बोला, बहरीन पर हमला बोला, कतर पर हमला बोला, सऊदी अरब पर हमला बोला, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर दागी। एक रोज पहले भी यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला हुआ। इस हमले के आरोप भी ईरान पर लगाए गए, हालांकि उसने इनकार किया इस वाले हमले के लिए। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि जब ईरान ने यूएई पर हमले तेज किए थे, तब वहां कुछ लोगों में ईरान को समर्थन करते देखा गया था। यूएई में सोशल मीडिया पर ईरान के समर्थन में पोस्ट डाली गई थी, और वो लोग शिया समुदाय के बताए जा रहे थे, जो पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से आकर यूएई में रह रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि इसीलिए यूएई को अपने देश में रह रही शिया आबादी पर, जो बाहर से आ रहे हैं, उन पर वो भरोसा कम कर रही है, और उसने इनको एक खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इस सब के बीच यूएई ने करीब 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, रिपोर्ट कह रही है।
अपने देश से डिपोर्ट कर दिया है, वापस पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान के जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें मजदूर भी शामिल हैं, वहां जो नौकरियां करते हैं वो भी शामिल हैं, डॉक्टर इंजीनियर तक शामिल हैं, यानी हर तबके के लोग हैं। किसी को उसके घर से हिरासत में लिया गया, किसी को दफ्तर से हिरासत में लिया गया, किसी को सड़क पर चलते वक्त पकड़ लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है उन लोगों को यह तक नहीं बताया गया कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया। कुछ दिन उनको हिरासत में भी लिया गया, रखा गया और फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। यूएई ने इस कार्रवाई के पीछे की वजह नहीं बताई, वो तो इस कार्रवाई की पर ही कुछ बात नहीं कर रहा, कोई जानकारी नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के हजारों लोगों को बाहर निकाला गया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार भी साफ साफ कुछ नहीं बोल रही। लेकिन यह रिपोर्ट अमेरिका की मैगजीन न्यू लाइन मैगजीन में कह रही है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो उसने इस तरह की खबरों को ही नकार दिया। वो ये मान ही नहीं रहा कि यूएई ने पाकिस्तान के लोगों को डिपोर्ट किया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक यूएई से अचानक निकाले गए उन 15,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, उनका रोजगार छिन गया, कमाई का जरिया छिन गया। इसलिए वो लोग पाकिस्तान की सरकार पर भी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया शहबाज शरीफ सरकार ने इस मामले पर आंखें मूंद रखी हैं और अपने परेशान नागरिकों की मदद नहीं कर रही। 100 बात की एक बात यह कि युद्ध के अलावा भी एक खबर ने इस वक्त दुनिया को डराया हुआ है। हुआ यह कि एक क्रूज शिप निकला लोगों को एंटार्क्टिका की सैर कराने। क्रूज शिप आप जानते ही होंगे, समुद्र में तैरते 5 स्टार होटलों की तरह होते हैं, महंगी महंगी टिकटें लेकर लोग ये लग्जरी यात्राएं करते हैं। तो एक ऐसे ही लग्जरी समुद्री जहाज MV हॉन्डियस ने ट्रिप निकाला कई देशों से होते हुए लोगों को एंटार्क्टिका घुमाने का। आलीशान 5 स्टार होटल जैसे समुद्री जहाज से सबको बर्फ से ढके हुए एंटार्क्टिका पर ले जाना था। एंटार्क्टिका आप जानते ही होंगे, पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिण में महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव के पास है, कोई रहता नहीं है वहां। पहले साइंटिस्ट लोग ही जाते थे एक्सपेरिमेंट करने, लेकिन अब ये महंगे क्रूज जहाज भी ले जाते हैं पर्यटकों को। ज्यादा पब्लिक जानती नहीं, लेकिन अब हर साल 1 लाख से ज्यादा पर्यटक एंटार्क्टिका जाते हैं घूमने, क्रूज जहाज से जाते हैं। वहां कोई होटल वगैरह नहीं है, बर्फ ही बर्फ है वहां। तो लोग जहाज पर रहकर सिर्फ देखते हैं, जहाज पे ही रहते हैं। कुछ लोग ही उतरकर बर्फ पर पैर भी रखते हैं। बर्फ ही बर्फ है, जमीन नहीं दिखती है, बर्फ के ही पहाड़ हैं। पेंगुइन पक्षी रहते हैं, उनको देखने जाते हैं लोग, व्हेल देखने जाते हैं। काफी महंगा ट्रिप होता है ये, कई लाख रुपए लग जाते हैं। जहाज भी वहां पर खास तरह के ही जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह समुद्र ही बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ को तोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ सकता है रास्ते में। तो जहाज वैसे चाहिए होते हैं जो ऐसा कर सकें, और नियम भी बहुत सख्त है वहां। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने नियम बनाए हुए हैं, कोई सरकार तो है नहीं वहां किसी देश की। ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं उतर सकते वहां पर, पर्यावरण को खतरा किसी भी तरह से ना हो, इसलिए नियम बनाए गए हैं। क्योंकि अब वो दुनिया का सबसे साफ इलाका बचा है, सबसे साफ, सबसे ठंडा, एक तरह से सबसे अनोखा। तो पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाने, बर्फ पर चलने, व्हेल देखने, बर्फ के पहाड़ देखने, ये सब करने जाते हैं वहां रईस लोग। कहते हैं सपनों जैसा अनुभव होता है। तो ऐसा ही ट्रिप शुरू हुआ 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआइया से। जहाज था MV हॉन्डियस। MV हॉन्डियस 1 अप्रैल को रवाना हुआ उशुआइया से 147 लोगों के साथ। 88 यात्री थे, बाकी चालक दल के लोग। 23 देशों के लोग निकले इस ट्रिप पर। एंटार्क्टिका जाना था, फॉकलैंड आइलैंड्स जाना था, साउथ जॉर्जिया नाम के खूबसूरत टापू पर जाना था, त्रिस्तान दी कुनिया जाना था। ऐसे दूर दराज के द्वीप देखने ये लोग जा रहे थे। लेकिन 6 अप्रैल को क्या हुआ, नेदरलैंड्स के एक 70 साल के यात्री को बुखार आया, सिर दर्द हुआ, पेट भी खराब हो गया। जहाज बीच समुद्र में था। डॉक्टर होते हैं इन क्रूज जहाजों पर, तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। यात्री की हालत बिगड़ती चली गई। 11 अप्रैल को नेदरलैंड्स के 70 साल के उस यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 11 अप्रैल आ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। खबर फैली तो सब लोग घबरा गए, लेकिन यह तो पता नहीं था कि तबीयत किस वजह से खराब हुई थी उन यात्री की। जहाज पर कोई लैब टेस्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। तो क्रूज कंपनी ने कहा
कि प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। उनके शव को फ्रीजर में रखा गया ताकि जब अगला ऐसा पड़ाव आए जहां से वापस किसी बड़े देश की तरफ जाया जा सके तो वहां शव को और उनकी पत्नी को, उनके साथ थी जो, उनको उतारा जा सके। क्योंकि जहाज तो बीच समंदर में था और वो अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है, वहां पर कोई ऐसी जगह भी नहीं कि जहां उतरकर आप कहीं और चले जाओ। जहाज आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोगों में डर भी बढ़ता गया कि मौत कैसे हो गई, क्या हुआ था। कुछ लोगों को लगा कि उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यह भी लगा कि हो सकता है कि वहम हो रहा हो। खैर, फिर जहाज त्रिस्तान दी कुनिया द्वीप पर रुका। कुछ नए यात्री वहां से भी चढ़े। जहाज पर मौत की खबर फैल रही थी। करते करते 24 अप्रैल आ गया और लंबा ट्रिप जहाज का। 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलिना द्वीप पर रुका। यहां मृतक के शव को उतारा गया क्योंकि यहां से दूसरी जगह जा सकते थे। उनकी पत्नी भी उतर गई। पत्नी 69 साल की थी, जिनकी मौत हुई वो 70 साल के थे। जहाज पर क्या हुआ, उस दिन एक ब्रिटिश यात्री भी बीमार पड़ गया सेंट हेलिना द्वीप पर। अब यह हुआ तो कई लोग घबरा गए। जहाज सेंट हेलिना पे था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनका शव उतारा गया, एक और व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो कई लोग घबरा गए। उन्होंने आगे जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और कुछ को शायद सेंट हेलिना तक ही जाना था वगैरह। तो खबर यह है कि वहां पर कोई 30-40 यात्री उतर गए जहाज से कि आगे नहीं जा रहे, क्योंकि सेंट हेलिना से बाकी दुनिया का कनेक्शन थोड़ा बेहतर है। कई देशों की उड़ानें हैं सेंट हेलिना से, तो अमेरिका के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के कोई 30-40 लोग वहां उतर गए। जिस यात्री की मौत हो गई थी समुद्री जहाज पर, उनकी 69 साल की जो पत्नी थी, उन्होंने 25 अप्रैल को, वो उतर गई थी, तो 25 अप्रैल को सेंट हेलिना से दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग जाने के लिए फ्लाइट पकड़ी। लेकिन वो फ्लाइट में प्लेन में बेहोश हो गई। जोहानिसबर्ग प्लेन पहुंचा, जल्दी से उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन 26 अप्रैल को उनकी भी वहां मौत हो गई। अब वहां अस्पताल में टेस्ट किया गया तो उनमें एक खतरनाक वायरस पाया गया, हंटा वायरस। एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि यह ऐसा वायरस है जो चूहों से फैलता है। चूहों के पेशाब में, मल में या लार में होता है। इंसान चूहे के मलमूत्र को छू ले या उसके संपर्क में आई धूल उड़कर सांस में चली जाए तो इंसान में भी जा सकता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, किडनी खराब हो सकती है। लक्षण इसके ऐसे होते हैं कि बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है। बीमारी गंभीर हो जाए तो सांस फूलने लगती है और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। इसकी कोई दवा नहीं बनी है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से इंसानों में कभी पहुंचता है। ये चूहों में रहता है। आमतौर पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता भी नहीं है। अगर चूहे से किसी इंसान में आ जाए तो उस इंसान में तो हो सकता है, लेकिन उससे दूसरे इंसान को नहीं होता है। लेकिन हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि जिस व्यक्ति की पहले जहाज में मौत हुई थी, उनकी पत्नी की जब जोहानिसबर्ग के अस्पताल में मौत हुई तो यह पाया गया कि उनमें जो हंटा वायरस मिला वो ऐसा वाला है जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, अगर बहुत करीब से किसी का संपर्क हो जाए तो। यानी यह माना गया कि इनके जो पति की भी मौत हुई थी वो भी शायद हंटा वायरस के इस वाले स्ट्रेन से हुई होगी जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। आया तो चूहे से, लेकिन आ गया तो फिर इंसान से इंसान में भी जा सकता है। और ये तो उनकी पत्नी थी, तो इनका तो उनसे काफी करीब से संपर्क हुआ ही होगा। और ये दोनों थे उस क्रूज जहाज पर। हंटा वायरस भले ही चूहों से किसी इंसान में आ गया हो, लेकिन ये वो वाला स्ट्रेन आया था जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। तो ये लोग तो वहां जहाज पर कई लोगों के संपर्क में आए होंगे और फिर तो यह खबर फैल गई। लेकिन हड़कंप और तेज हो गया 2 मई को। 2 मई को जहाज पर एक और यात्री की मौत हो गई। वो जर्मनी का नागरिक था, उसकी भी जहाज पर तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। अब तो जहाज पर पैनिक मच गया। 3 मई को जहाज अफ्रीका के केप वर्ड पहुंचा, लेकिन खबर तो फैल चुकी थी इस जहाज MV होंडियस के बारे में। केप वर्ड के अधिकारियों ने जहाज को अपने यहां उतरने ही नहीं दिया। डर के मारे जहाज को समुद्र में ही रोक लिया कि इधर मत आओ। दुनिया हिल गई। WHO यानी UN के विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 मई को खबर मिली। लैब टेस्ट में पुष्टि हुई कि यह एंडीज हंटा वायरस है, यानी वो हंटा वायरस
जो चूहों में होता है, और ये वाला एंडीज हंटा वायरस एक बार चूहों से इंसान में आ जाए तो फिर इंसान से इंसान में फैल सकता है। यानी जहाज में जो सब लोग हैं उन सब पर खतरा था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कौन सा था? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा खतरा था कि 30-40 यात्री तो जहाज से सेंट हेलिना में ही उतर गए थे। वो कहां गए? वो उतरकर किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, किस किस को ट्रैक करेंगे? खैर, पहले तो उन लोगों को ट्रैक करने का काम शुरू हुआ जो जहाज से उतरकर अपने अपने घर निकल लिए थे बीच रास्ते में डरकर। जब एक और आदमी की तबीयत बिगड़ी थी, एक की मौत हो गई, एक और आदमी की तबीयत बिगड़ी, तो वो सब लोग वहीं उतर गए थे, 30-40 लोग। ये 12-13 देशों के लोग थे, यानी ये उन सब जगहों की तरफ निकल गए थे। इनमें अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जर्मनी के थे, नेदरलैंड्स के थे, सिंगापुर के थे, कनाडा के थे, सबको ट्रैक किया गया। इनमें कुछ लोग घर पहुंचकर अपने अपने डॉक्टर के पास गए तो वहां उनको ट्रैक किया गया, कुछ को स्वास्थ्य अधिकारियों ने ढूंढ लिया। अब इनमें एक स्विस यात्री, स्विट्जरलैंड के यात्री घर पहुंचे तो वो हंटा वायरस पॉजिटिव पाए गए, तो उनको तुरंत सबसे अलग करके निगरानी में रख लिया गया। अमेरिका में 2 से 6 यात्री बता रहे हैं पहुंचे, वहां उनकी निगरानी हो रही है, बता रहे हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन उनको आइसोलेट कर दिया है। ब्रिटेन में 2 लोग खुद ही घर पर पहुंचकर अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में उन्होंने रखा हुआ है। अलग अलग देशों के स्वास्थ्य विभाग सभी को ट्रैक कर रहे हैं। कहा जा रहा है 30 से 60 दिन तक, यानी 1 से 2 महीने तक सबको निगरानी में रखा जाएगा। ये लोग जो उस जहाज से उतरकर अलग अलग जगह चले गए, किन किन के संपर्क में आए होंगे? जो जहाज पर हैं उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं। जहाज केप वर्ड में तो उतरने ही नहीं दिया गया, अब जहाज समुद्र में ही है। कह रहे हैं स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ निकल पड़ा है, वहां यात्रियों को उतारकर पूरे जहाज को सैनिटाइज करने का प्लान है स्पेन के कैनरी आइलैंड में। अब तक 8 मामले आ चुके हैं, जिनमें 5 में हंटा वायरस होना कंफर्म हो चुका है, कहा जा रहा है पुष्टि हो चुकी है 5 में। 3 मामले और हैं जो संदिग्ध हैं। 3 मौतें हो चुकी हैं, एक जो जहाज में मौत हुई, फिर उनकी पत्नी की मौत हुई, और फिर एक और व्यक्ति की मौत हुई जहाज में। एक व्यक्ति बता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में आईसीयू में है, और जो 30-40 यात्री पहले उतर चुके थे वो निगरानी में हैं। जहाज पर बाकी लोग कैबिन में बंद बैठे हैं। जो डॉक्टर जहाज पर इलाज कर रहे थे वो खुद बीमार बताए जा रहे हैं। 3 और मरीजों को 6 मई को यूरोप के अस्पतालों में भेज दिया गया। हालांकि WHO का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आम लोगों के लिए खतरा बहुत कम है। जो लोग जहाज पर नहीं थे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया अलर्ट तो हो ही गई है। ये भले ही कोरोना की तरह फैलने वाला वायरस ना हो, लेकिन दूध की जली है भाई पूरी दुनिया, छाछ भी फूंक फूंक कर पीने को मजबूर है। 100 बात की एक बात,